हो गया। तो इसके पहले वाला चैप्टर क्या था? इसके पहले चैप्टर क्या नाम था? केवल त्रिकोणमिति था। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय था। तो त्रिकोणमिति के परिचय के बाद हम पढ़ने चल रहे हैं लेसन 9 जो है एनसीईआरटी का। लेसन 9 जो है, नाम है इस लेसन का, लेसन 9 है और इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे इंग्लिश में अगर बोले तो इसे बोलेंगे हम सम applications of trigonometry। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में करना क्या है आपको, जितना आपने त्रिकोणमिति परिचय के अंतर्गत पढ़ा था, जिन अनुपातों को पढ़ा था, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, उन सभी चीजों का प्रयोग हम इसी वाले लेसन में करने हैं। उन सभी चीजों की शुरुआत करने से पहले अगर इस लेसन को अच्छे समझना है, बढ़िया समझना है, तो सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए। क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप क्लास 7 में या 8 में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उस चीज का प्रयोग इसमें होने वाला है यहाँ पर इस लेसन में। क्या चीज? तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर बात करें, पाइथागोरस प्रमेय लगता कहाँ पे है, किस चीज में प्रयोग किया जाता है? समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अभी कुछ कहने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। किसी को अगर बोलूं मैं डेफिनेशन बताओ समकोण त्रिभुज का, तो कोई बताएगा समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उस समकोण त्रिभुज। बस सही है। कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोई एक कोण कितने अंश का हो जाए? 90 अंश, वही समकोण त्रिभुज है। तो यही जो त्रिभुज है यहाँ जो दिख रहा है, इस त्रिभुज में ये जो मैंने ऐसे अगर इस एंगल को अगर हमने डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और जब ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण हुआ। अब ऐसे ही समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज है, चाहे भले ही वो इस प्रकार से बना हुआ हो, ऐसे बना हुआ हो सकता है, बस एक ये 90 अंश का होना चाहिए, तो ये भी समकोण त्रिभुज ही है। समझ में आया? और पाइथागोरस प्रमेय के यूज करने के लिए हमें ऐसे ही त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है इंप्लीमेंट होता है समकोण त्रिभुज पर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या बताता है? पाइथागोरस प्रमेय यह बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होती है, कर्ण वाली जो भुजा होती है, और उसका जो वर्ग होता है, क्या बोला मैंने, जो कर्ण होती है, जो कर्ण वाली जो भुजा होती है, इसका जो क्या होता है, वर्ग होता है। यह जो होता है उस समकोण त्रिभुज के जो दो शेष भुजाएं होती हैं, एक कर्ण वाली भुजा होगी समकोण त्रिभुज की। अभी हम बात करेंगे इस समकोण त्रिभुज में कौन कौन है, कौन आधार है, कौन लंब है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम इस पहले प्रमेय को क्लियर करते हैं। प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण वाली भुजा का जो वर्ग होता है उसकी शेष दो भुजाएं, तो समकोण त्रिभुज में शेष दो भुजाएं जो होती है, एक लंब होता है, क्या होता है, लंब, और एक होता है जो आधार होता है। उस समकोण त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों, अब दो भुजाओं का वर्ग कर लीजिए, एक लंब का वर्ग और एक आधार का वर्ग, इनके वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या समझा आपने पाइथागोरस प्रमेय में? पाइथागोरस प्रमेय में यही है कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण वाली जो भुजा होगी, उस कर्ण वाली भुजा का जो भी मान होगा, कर्ण वाली भुजा का वर्ग कहने का मतलब है कि कर्ण वाली भुजा का जो भी मान होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 13 है तो 13 का जो वर्ग होगा, ठीक है ना, उस मान का जो वर्ग आएगा, वह वर्ग जो है उसकी बाकी जो दो भुजाएं हैं, एक ये है और एक ये है,
ये है और एक ये है, इन दोनों का जब वर्क कर लेंगे ना, इसका भी वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे, जब वर्क करने में जब जोड़ेंगे तो जितना आएगा ये योगफल वह इसी के वर्ग के बराबर आएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो यह सुनिश्चित है, ऐसा होना ही होना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, क्या होता है समकोण त्रिभुज में, क्या बताता है समकोण त्रिभुज? कोई एक पूर्ण अभ्यांश नब्बे अंश, तो क्लियर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या आपने सीखा, क्या जाना? स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। गुड, मतलब जो लंब का जो स्क्वायर करेंगे और जो आधार के स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों का जो योग करेंगे वह किसके वर्ग के बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आया? तो इस पाइथागोरस प्रमेय को चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक, अगर 13 सेंटीमीटर यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका है 5 सेंटीमीटर, अगर ये हो जाएगा तो ये होगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये प्रूफ करके देख लिया जाए। पहले बात कर लिया जाए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो सदैव जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जहां पर समकोण बनता है, जहां पर जिस शीर्ष पर समकोण बनता है, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना, एक हो गया आपका मान लीजिए, एक हो गया ए, ये बी और ये सी। तो ए बी सी 3 शीर्ष है ना, इन तीनों शीर्षों में किसी शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, समकोण बन रहा है ना। Yes, sir. कहां बन रहा है, बी पे। उसके सामने वाला जो भुजा है वही कर्ण होगी, सदैव वही क्या होगी, कर्ण होगी। कोई भी समकोण त्रिभुज है जहां पर समकोण बनेगा उसी के सामने वाली भुजा जो की होगी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो ये हो गई आपकी कर्ण, कितना सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम LHS लेते हैं, हम इसी प्रूफ करके देखते हैं। LHS हमारा कितना है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर कर दिया जाए। 13 का स्क्वायर होता है कितना बच्चों, 169। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब इन ये जो आया है, जो कर्ण का जो वर्ग आया है 169, वही हमारा इन दोनों के वर्गों का योगफल आना चाहिए। तो इसको चेक कर देते, अब इसको ये है RHS ले लीजिए। अब इसमें क्या है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का वर्ग, लंब कितना है आपका 12 का वर्ग, आधार कितना है आपका 5 का वर्ग कर दीजिए। 12 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ दीजिए 169। क्या आ रहा है, दोनों बराबर। तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कोई भी समकोण त्रिभुज, एनीवन कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आप देखिएगा तो अगर आपको निश्चित रूप से यही आपको प्राप्त होगा, इसका जो कर्ण का जो वर्ग होगा वो इसके वर्गों के योगफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, एक अब अच्छा एक नया चीज जानेंगे। उसमें ये जाना है हमको कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा दी गई है तो हम तीसरी भुजा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसी का प्रयोग करते हुए समकोण त्रिभुज, इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम उस समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी गई हो तो हम तीसरी भुजा का पता कर लेंगे, कितना सेंटीमीटर चाहे कितना मीटर, जो भी उसकी इकाई होगी कितना होगी। इसके लिए सूत्र क्या है पाइथागोरस प्रमेय का, तो यही सूत्र है। अब इस सूत्रों से 3 सूत्र बनता है, कितना 3। चलिए वो 3 कौन होंगे, जिस मान लीजिए आपको कर्ण निकालना है तो लिखेंगे कर्ण, मान लीजिए इसमें आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालने के लिए वाला फार्मूला यूज कर लेना है, ठीक। अब इसी से आधार निकालने वाला फार्मूला बता दिया जाए। तो आधार जब आपको ज्ञात करना है तो लिख लीजिए आधार स्क्वायर बराबर, अब लंब आधार निकालना तो लंब को इधर भेजना पड़ेगा ना, तो लंब को कर्ण की ओर भेज दीजिए। तो कर्ण की ओर जब भेजेंगे कर्ण पहले से तो उसको वही रहने दीजिए कर्ण, फिर जब लंब आएगा इस कर्ण की ओर तो बराबर जब दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर आपको आधार निकालना है तो आपको आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। समझ में आया? अगर मान लीजिए आपको जो है लंब भी क्या पता है आपको आधार पता है, आप कर्ण भी पता है, आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो फिर लंब वाला सूत्र लिख लीजिएगा, लंब स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम, इस आधार को अब इधर भेज रहे हैं, लंब का मान निकालना है तो लंब का सूत्र प्राप्त करना है तो आधार को इधर भेज रहे हैं, तो आधार जब इधर आएगा तो कर्ण स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है। एक चीज और, कभी भी आपको ऐसा होगा ना कि आपको या तो आधार स्क्वायर नहीं निकालना होगा, खाली आधार का मान निकालना होगा कि आधार बताइए क्या होगा, ये नहीं कहा जाएगा आधार स्क्वायर बताइए, बोला जाएगा इसकी लंबाई बताइए, तो हमें स्क्वायर की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो यदि आप इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, जब केवल लिख देंगे आप आधार
तो ये किस में हो जाएगा? करणी में। करणी में हो जाएगा। हटा दो। तो जब हमको ये निकालना होगा, जब हमको केवल आधार निकालना होगा, आधार का मान निकालना होगा, तो ये वाला किस में हो जाएगा? करणी में कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे इसको इधर स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, करणी में हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, वैसे इसको भी जब केवल लंब आपको निकालना है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटा देना है, केवल लंब का मान निकालना है, वैसे ये भी किस में हो जाएगा आपका? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और ऐसे यहां भी हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा करणी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, चाहे आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चाहे इसको भी बोल सकते हैं। स्क्वायर नहीं रहेगा तो बस उधर वाला दूसरे पक्ष वाला सब किस में हो जाएगा? करणी में जाएगा। बस इतना ही समझना है। और इस फार्मूले से तीन फार्मूला कैसे निकाला गया है ये भी समझा आपने। क्यों निकाला गया तीन फार्मूला? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हमको कर्ण ही निकालना हो, कभी हमको लंब भी निकालना पड़ सकता है, कभी आधार भी निकालना पड़ सकता है। इसलिए हम इस चीजों का अगर हमारे पास ध्यान रहेगा, पता रहेगा चीजें, तो हम आराम से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे? अब जो है चलते हैं अब इसके और चीजों पर, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसके। पाइथागोरस प्रमेय तो समझ में आया? यस सर। ये पाइथागोरस प्रमेय का इस लेसन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसको समझा दिया गया। अब इस लेसन में क्या है, इस लेसन में और भी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसमें समकोण त्रिभुज। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि कौन होता है उन्नयन कोण और कौन होता है अवनमन कोण। इस लेसन में आपको प्रायः एक चीज मिलेगा, कोई भी चीज एक ऐसा होगा जिसे ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया गया रहेगा। या तो कोई खंभा हो सकता है, या तो कोई मीनार हो सकती है, या तो कोई बिल्डिंग हो सकती है। बोला गया रहेगा बिल्डिंग इतनी ऊंची सीधी खड़ी है, ठीक है, और इतना दूर से हम बिल्डिंग के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह एक टावर है, क्या है? यह एक टावर। मान लीजिए यह एक टावर खड़ी हुई है, ठीक, ये टावर का सबसे एंडिंग पॉइंट है, ऊपर वाला। और यहां से आप जो है अपनी आंख से यहां से आप क्या कर रहे हैं? इसको देख रहे हैं। यहां से जो है यहां से आप उसको देख रहे हैं। तो यहां से जब इसको देखेंगे, जब यहाँ पर जो एंडिंग पॉइंट वाली यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, जब इस चिड़िया को यहां से देखेंगे तो आपका यहां से कुछ तो दूरी होगा ना, इसके आधार से जो टावर होगा उसके आधार से कुछ दूरी होगा, और इसकी भी कुछ लंबाई होगी। ठीक है, तो लंबाई जो ये है, ये जो सीधी खड़ी है, जो ऊर्ध्वाधर का है, कितने अंश कोण बन रहा है? 90 अंश का। क्लियर इट? अब जो यहां से हम देख रहे हैं इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। समझ में आया? और जब हम यहां से इसके नजर से जब हम देखेंगे इस बिल्डिंग के ऊपर, चाहे इस टावर के ऊपर जो चिड़िया बैठी हुई है, जब उसको देखेंगे तो पता चलेगा हमारा ये जो धरातल है, जो क्षैतिज है, क्षैतिज जो रेखा है, जिसके पास से कुछ दूरी पर हम यहां से देख रहे हैं, ये जो क्षैतिज रेखा है, ये इससे और हमारा जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच का कुछ टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुकाव है। क्या है? झुकाव है। इसी टिल्ट को, इसी झुकाव को बोला जाता है उन्नयन कोण। क्या? उन्नयन कोण बोला जाता है। समझ में आई बात? चलिए, अब जो है, अब एक हो गया उन्नयन कोण। बात कर रहे हैं किसके बारे में? उन्नयन कोण। और यह बात करके समाप्त कर दी, उन्नयन कोण हो गया। अगला जो है होता है एक अवनमन कोण। कौन कोण? ये अवनमन कोण क्या होता है? अब उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की ओर देखा था, ध्यान देना है। कैसे? नीचे से ऊपर। अवनमन कोण में देखिए, अब मान लीजिए हम इसी के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ पे इसी के समांतर जो क्षैतिज है ये खींचा गया है, जो आधार जो क्षैतिज, इसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? अब मान लीजिए यहां से आप देख रहे हैं, अब ऊपर टावर पर चढ़ गए, टावर से देख रहे हैं यहां पर कोई कुत्ता है, कोई यहाँ पर क्या है? कुत्ता है, और आप यहां से उस कुत्ते को देख रहे हैं। तो अब ऊपर जो इसके क्षैतिज जो ये रेखा खींची गई है, इससे जो ये कोण बनेगा, ये वाला कोण कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। समझ में आ रही बात ना? तो ये होता है उन्नयन कोण और ये होता है अवनमन कोण। ठीक है।
नीचे से हम देखेंगे किसी चीज के, किसी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई किसी चीज के शिखर को जब देखेंगे तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा नीचे क्षैतिज से, और ऊपर जब हम देखेंगे जब नीचे तो हमारा क्षैतिज रेखा के समांतर जो ऊपर खींची गई होगी उससे जब जो झुकाव बनेगा दृष्टि रेखा से, ये कहलाता है अवनमन कोण। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। और एक बात और याद रखना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जो संबंध होता है ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जितना यहाँ उन्नयन कोण बनेगा उतना ही यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। दैट्स क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं अब हम किस में, चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 9.1 पर पहुंचिए। अब इसे इरेज करते हैं। ये चीज समझ में आई है ना? Yes, sir. उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। EXERCISE एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है। पहले क्वेश्चन को देखिए, कभी भी जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना तो हमारा आधा सवाल लगभग हो जाता है क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन जब आप समझ लिए तो आपका आधा प्लस हाफ प्लस आप समझे क्वेश्चन को, आप मतलब सॉल्व कर लिए समझने में ही। तो पहले इस चीज को ध्यान रखिए और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रूप से भी अपने माइंड में सोचिए। एक सर्कस का एक कलाकार है जो रस्सी पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, और जिस रस्सी को चढ़ रहा है उस रस्सी की लंबाई जो है कितने मीटर की है? 20 मीटर। कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से उसको तान करके बांधा हुआ है। भाई क्यों नहीं तान के बांधा रहेगा? तान करके बांधा रहेगा तभी तो उस पे अच्छे से चल पाएगा, है कि नहीं है? तो बंधी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। अब देखिए जरा बात किया जाए, एक सीधा एक खंभा है जो भूमि पर गाड़ा गया है, ये सीधा खंभा है। ठीक है। और इसी खंभे से बांधा गया है एक रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। चलिए मान लीजिए इसकी लंबाई हमें कितना मीटर? 20 मीटर। यहां से 20 मीटर लंबा ये रस्सी जो है ऐसे यहां तान करके क्या किया गया, उसको बांधा गया है। किससे? यह खंभा है। क्या है? यह खंभा है। यह इस खंभे से बांधा गया उसको ऊपर, खंभे के ऊपर सिरे से क्या बांधा गया है? 20 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है। समझ में आ रही बात? खंभे के कुछ दूरी से 20 मीटर की लंबी रस्सी जो है बांधी गई, एकदम सीधी तनी हुई रस्सी बांधी गई है। अंडरस्टैंड है? आगे देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, जो भूमि का जो स्तर है ये अर्थात ये जो क्षैतिज है, तो इस क्षैतिज जो है हम इसको मिला देते हैं खंभे के नीचे वाले पाद से। ठीक, तो ये कितने अंश कोण बन रहा है यहाँ पे बच्चों? टिल्ट कितना है? 30 डिग्री का। अंडरस्टैंड? कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसी का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एकदम आप सोचेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लें, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम तब एक भुजा का मान निकालते हैं जब दो भुजा का मान उसमें पता हो। हमको लंब या आधार क्या हो? पता हो। चाहे आधार या ऊंचाई हमको, आधार या लंब पता हो, हमको ये कर्ण निकालना निकाल लेंगे। मतलब कहने का मतलब है उस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान हमको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल कितनी भुजा का मान पता है? एक भुजा का। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बात, कुछ तो और दिया होगा ना इसको करने के लिए। तो फिर क्या दिया हमको अलग से? एक ये भुजा के अलावा हमको क्या दे दिया है? उन्नयन कोण दे दिया है। बस हो गया तब इसका मतलब। फिर अब सोचना है तो फिर निकालें कैसे? तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है ना? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक का कर्ण बटे लंब। समझ में आया? कास का आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, काट का लंब बटे आधार। तो
tan का लंब बटे आधार, तो काट का आधार बटे लंब, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये अनुपात तो पढ़ा है ना आपने। अब वो जो त्रिकोण जो अनुप्रयोग पढ़े थे आप त्रिकोणमिति का, अब उसी चीज का इसमें प्रयोग, जो त्रिकोणमिति के परिचय में जो पढ़ा था आपने उसी का अनुप्रयोग अब इसमें करना है। अब उसी अनुपात के यहाँ पे यूज होगा। फिर माइंड में आपको यही पॉइंट, ये पॉइंट अगर हमने जो बताने जा रहा हूँ अभी, इसे अगर दिमाग में बैठ गया तो सारे सवाल को आराम से अटेम्प्ट करते चले जाएंगे, ज्यादातर सवालों को। देखिए हमें किन दो भुजाओं के बारे में चर्चा की गई है, ये समझिए। इस सवाल में किन दो भुजाओं के बारे में चर्चा की गई है, कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक ये है डोरी के बारे में, और एक किसके बारे में? खंभे के बारे में। बस दो ही के बारे में चर्चा किया गया है। इसलिए अगर दो के ही बारे में चर्चा किया गया है तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इन्हीं दोनों को समझना भी है, इन्हीं दोनों को लेकर चलना भी है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा ऐसा अनुपात होता है जिसमें ये दोनों आती है? किसका अनुपात होता है ये सोचिए, जिसमें लंब आता हो, जिसमें लंब आता हो और कोण आता हो। बताइए, साइन के में कि कास में कि टैन में? साइन में आता है ना, तो धड़ाक से माइंड में तुरंत लाइए साइन चाहे कॉसेक करो, साइन का उल्टा कॉसेक ही होता है, तो साइन ला लीजिए चाहे क्या ले लीजिए कॉसेक। तो फिर हम क्या ले लेते हैं? साइन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन। पहले हम इसका नाम लेते हैं, जैसे इसका नाम हो गया आर ए एम। तो हमारा आर्यम कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है, मीटर। ठीक। और हमारा हमको किसको बताना है बच्चों? आर ए चाहे ए आर को, उसकी मतलब उसी क्या मान लिया जाए? यच। ठीक है। चाहे तो क्या लिख सकते हैं? माना खंभे की ऊंचाई कितना है? या लिख सकते हैं माना खंभे की ऊंचाई यच मीटर है। बस आपको ये तो पता ही है। ये जो है ये कौन सी त्रिभुज है ये बताओ? समकोण त्रिभुज। कोण वाली भुजा आपको पता है ना? यस सर। और ये जो है लंब आपको क्या ऊंचाई आपने क्या कर लिया? मान लिया। कितना माना है हमने? तो वही हो गया हमारा ए आर बराबर एच। हमने बोला किन दो के बारे में चर्चा की जा रही है, किन दो भुजाओं के बारे में? ए आर। क्या है वो समकोण त्रिभुज के? कोण है और क्या है? लंब है। तो अब सोचिए कौन सा ऐसा अनुपात है इसमें कोण और लंब में आता है? साइन। तो चलिए साइन लिख लीजिए, साइन। और जो कोणवा दिया, अब यही जो कोण दिया इसी कोण का हमको यूज करना है इसके साथ। जो अनुपात है उसी अनुपात के साथ इस कोण को लगा देना है। तो साइन के साथ लगा दिए। कितना अंश का है ये? 30 अंश। तो जहां कोण बन रहा है उसी के सामने भी लंब होती है, तो मतलब ये लंब है। हेलो, अगर यहाँ पर कहता ना, अगर यहाँ कोण रहता ना तो ये वाली तो लंब बन जाती, ये आधार बन जाता। समझ में आ रहा है ना? 90 अंश के सामने वाला जानते हैं क्या कहलाता है? वो कोण कहलाता है। चलिए वो सब बात अलग हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया? दो के बारे में चर्चा किया जा रहा था, लंब और कर्ण के बारे में। किसी लंब कर्ण के लिए हमने जो अनुपात किसके अनुपात में आता है वो लंब और कर्ण, तो साइन क्या आता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमने साइन ले लिया। 30 अंश क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है कोण कितने अंश का है? 30 अंश का, थीटा का मान। अब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यही नहीं होता, यहाँ ध्यान देना, लंब बटे यही नहीं होता अनुपात बच्चों। लंब कितना है? कौन है आपका? लंब यही है। क्या है? ए आर। ए आर है ना। और कौन कौन है आपका? आर एम। चलिए ए आर का मान रख दिए कितना बच्चों? तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण न लिखें, सीधे ऐसे लिख देते हैं। क्या? यच बटे ये क्या हमारा? यच है। यच बटे ये हमारा यच है जो है, ये कितना क्या है? यच है। यच बटे कितना हो जाएगा? ये कर्ण कितना है? 20। अंडरस्टैंड है? किसका मान निकालना है? यच का। साइन 30 अंश का मान निकालिए। तो 30 अंश का याद कीजिए, यही फिगर हम बताए थे 30 अंश का। 1/2। इसमें क्या होता है? 2 होता है ना। और ये क्या होता है? 1। और ये क्या होता है? √3। क्लियर? तो अब देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है? साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। इसमें 30 अंश वाले में लंब कितना है? 1। कर्ण कितना है? 2। साइन 30 अंश का मान निकल के आया 1/2। चाहे ऐसे चाहे त्रिभुज से याद किए रखिए, चाहे जैसे भी याद किए रखिए, ये मान आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर के 90 अंश तक का, और सबका साइन का, कास का, टैन का, कासेक का, सेक का, कोसेक का सबका पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अगर ऐसे 5 फिगर बस याद करना, 5 फिगर याद होगा तो आपको पूरा जो है कितना होता है? 6 × 18
6 और प्रतीक का कितना होता है 5, 6 5 30, 30 आपको फार्मूला क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ऐसे 5 को अच्छी तरह याद कर लिए तो चलिए देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और h का मान आपको निकालना तो h रहने दीजिए, अब 20 ये है। अब h का मान निकालना है दोनों तरफ भिन्न के रूप में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h का मान निकालना तो 2 का h में कर दे क्या हो जाएगा 2h 2 into h होगा ना। यस सर। अब जैसे कितने लोग सोचेंगे 2 का h में गुणा होगा तो h ऊपर है अंश है तो हिनियन लेकर के जाएंगे 2 को, कोई बात नहीं हम पूरा चेंज कर रहे हैं। 2 का h में कहते 2 गुणा h होगा ना इधर, हम पूरा क्या कर दिए इधर ले लिए और इधर जो है पूरा क्या कर देंगे इधर कर देंगे। तो 20 का 1 में करिए 20 से करने 20 का 1 में कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 का अब h का मान निकालना हमको हो जाएगा h बराबर यहाँ जगह 20 से करने और 2 का क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे इधर भेज दीजिए क्या हो गया भाग, तो हो गया आपका h बराबर कितना हो गया 10। अब किस में दिया हुआ है ये मीटर मीटर में, क्या हो जाएगा आपका मीटर में। तो अगर आंसर तब लिख देंगे आंसर में अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन को अच्छे समझना है, उसका फिगर आउट कर लेना है। तो फिगर आउट हमारा ये हुआ, ठीक। कह रहा था डोरी की लंबाई जो एक खूंटे से बंधी हुई है और एक खंभे के ऊपर इसी तरीके से बंधी हुई है, तानी गई एकदम 20 मीटर की। 20 मीटर हमने खींच लिया, खंभा बना लिया। खंभे की ऊंचाई बताइए। खंभे की ऊंचाई को बताने के लिए हमने सोचा कि यार खंभे की ऊंचाई बताना है, यहाँ पर 20 मीटर ये दिया है, कोण दिया हुआ है। तो चलो इन दोनों की चर्चा की गई तो हम देखें किस अनुपात में आता है लंब और कर्ण, चाहे कर्ण और लंब किस में आता है तो साइन में आता है। साइन में आता है लंब बटे कर्ण, तो तुरंत क्या किए साइन ले लिए, ये 30 अंश दिया तो लिख लिए साइन 30 अंश है। अब बराबर तो वही लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान h है, कर्ण का मान कितना है 20 है, तो गया h बटे 20। 37 अंश का मान होता है 1/2, चाहे वैसे याद कर लीजिए चाहे चित्र के माध्यम से ऐसे जो समझाएगा वैसे याद कर लीजिए। तो 1/2 तो 1/2 हो गया, फिर h बटे 20 हो गया। h का मान निकालना है हमको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 का इधर 2 का h में तो 2h हो जाएगा, इधर 20 का 20 हो जाएगा, तो 2h गुणे 20 आया। तो h का मान निकाल लिए, 2 को इधर भेज दिया, 2 से 20 कट गया 10 बार में, h बार कितना हो गया 10 मीटर। इस प्रकार से हमारा जो माना गया था खंभे की ऊंचाई जो 10 h माना गया था h मीटर का, वह अब कितना मीटर आ गया 10 मीटर। अंडरस्टैंड? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक, पहले क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है टूट जाता है। जैसे मान लीजिए इसे इरेज कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम पेड़ को खड़ा कर लेते हैं। ये मान लीजिए सपोज दैट ये अपना क्या है पेड़ है। अब क्या होता है, ये आंधी आया और ये टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहीं से क्या हो गया खट से टूट गया। अब पूरा आ करके फिर ऐसे यही चीज आकर के यहाँ पर ऐसे जमीन को टच कर दिए, ये हटा दीजिए। लेकिन एक काल्पनिक रूप से ऐसे करके खींच दिया जाए, यही वाला आके टूट करके लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जमीन को ये टच कर दिया। अंडरस्टैंड? यस सर। ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश कोण बनाता है। अब देखिए जमीन के साथ कितने अंश कोण बना है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, कितने अंश कोण बना रहा है ये 30 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब ये दूरी और इससे दूरी जो है जो जमीन को छूता है कितना मीटर का है, जो शिखर जमीन को छूता है और ये पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है ये दिया हुआ है 8 मीटर। बच्चों कितना मीटर 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना मीटर का है 8 मीटर का है। आगे कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर दें तो ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो गया C और यहाँ पर कर दिया जाए क्या D। ये आपका AB पहले पेड़ था जब टूटा नहीं था, उसके पहले टूटने से पहले उस पेड़ का क्या कौन स्थिति थी AB। अब क्या होता है आंधी आता है और पेड़ D के स्थान से क्या हो जाता है टूट जाता है और वही टूट करके आकर के यहाँ पर लग जाता है। समझ में आया? C वाले बिंदु पर आ जाता है यहाँ पे, यही वाला टूटा हुआ भाग यहाँ पे जमीन को छू जाता है। ठीक,
और यहाँ जहाँ पर छूता उससे और पेड़ के पाद के जो बीच की जो दूरी है कितने मीटर की है? 8 मीटर। पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछ रहा है, कौन सी ऊंचाई? पूरी ऊंचाई। समझ में आ रही बात? अब पूरी ऊंचाई निकालेंगे कैसे? हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमारा त्रिभुज तो ऐसा तो बन नहीं रहा है जिसमें भाई पूरा लंब हम ले लें। ऐसा कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ये बताइए, ये वाली जो भुजा है उसी भुजा के बराबर तो ये भी वाली भुजा होगी ना? यस सर। कैसे? वही भाग क्योंकि वही उतना भाग टूट करके गया है। तो करते क्या है, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। ये तो निकाल लेंगे ना, क्योंकि लंब और आधार से हम याद कर लेंगे इसको, ये निकल जाएगा। फिर एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार इससे इसको निकाल लेंगे। मतलब इसी सवाल में हमको 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना है, और फिर जो आएगा इसका मान जो आएगा इसका मान जो आएगा दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई। प्रारंभिक ऊंचाई बराबर कितना मीटर है? बराबर कितना है? AB। प्रारंभिक ऊंचाई कितनी है? AB। पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना है? AD है, जो पुनः जमीन को किस बिंदु पर छूता है? बिंदु C पर क्या कर लेता है? छूता है। ठीक। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं AD बराबर क्या? CD। AD और किसके बराबर होगा? CD या DC बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब देखिए, अब क्या करते हैं, AD और CD हमको पता होगा, AD और CD दोनों आपस में बराबर हैं, तो जब हम ACD का मान निकालेंगे वही हम AD के स्थान पे क्या कर लेंगे? रख लेंगे। और जब इन दोनों को, जब इसका मान निकल गया रहेगा, जब इसका मान हम मान निकालेंगे तो समझिए ये मिल गया, तो इन दोनों क्या कर देंगे आपस में? जोड़ देंगे। तो इसका भी यहां से ऐसे कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात ना? पेड़ की कुल ऊंचाई, और या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते, नहीं यहां पर लिख देते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर BD प्लस CD AD। BD प्लस AD, और ये हाँ BD हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो लिखेंगे BD प्लस AD लिखेंगे। अभी AD की जगह हम क्या लिख देंगे? AD जहाँ क्या होगा हमारा? AD और CD दोनों आपस में क्या है? तो जो CD आएगा तो वही हम दिखा देंगे, क्योंकि AD के बराबर है, इसलिए हम जब इसका पूरा मान निकालेंगे तो AD की जगह CD का मान क्या कर देंगे? लिख देंगे। समझ में आ रही बात ना? यहां तक पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका? DBC में। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज DBC में आ जाइए तो क्या हो जाएगा? अब इसको किसको पहले हम किसका मान निकालते हैं? हम DB का या BD का मान पहले निकालना है। ठीक। BD का मान निकालना हमको पहले, तो हमको एक और भुजा चाहिए ना, हम क्या ले लें? इसको ले लेते हैं। ये क्या है? इसकी आधार है, और ये क्या है? ऊंचाई। तो इसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। लंब बोलेंगे ना, तो सोचिए लंब और आधार किस में आता है? टैन में, और टैन के या काट में बोल सकते हैं। तो हम सीधे लिख देते हैं क्या? टैन। कितना अंश लें? 30 अंश दिया हुआ है। बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर रहेगा, क्या नाम है उसका? BD। आधार कितना है आपका? BC। अरे भाई BD ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार। BC हो गया, और ये कितना अंश है? 30 अंश। अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 में 3। यही देख लीजिए, लंब बटे आधार बनाया तो जो यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब 1 था, आधार कर्ण 3 था, तो हो गया 1/3 tan 30 अंश का मान बराबर। BD का मान कितना है आपका? नहीं पता है ना, यही हमको निकालना है ना, तो BD रहने दीजिए। BC का मान कितना है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब ये कर्ण में 3 के साथ गुणा हो जाएगा, कर्ण में 3 गुणे हो जाएगा क्या आपका? BD, और हो जाएगा 1 गुणे 8। तो हमको BD का मान निकालना है ना, तो BD और कर्ण 3 को इधर भेज दिया जाए, तो हो जाएगा 8 करने 8, और कर्ण 3 इधर आ जाएगा, तो ये 8/कर्ण में 3। ये आपका एक मान मिल चुका
बीडी। अब हमको क्या निकालना है? एडी। एडी निकालना तो हम क्या निकालना है? तो हमको एडी मिल जाएगा सीडी। सीडी। समझ में आ रही बात ना? Yes, sir. अब क्या करेंगे? लिखेंगे सम, यहां पर आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज पुनः क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज क्या? CBD में। अरे DBC के चाहे CBD के, ये बात देखी हुआ है ना? अब इसमें हम क्या लें? अब हमको इसका मान निकालना है ना, क्योंकि जब इसका मान निकालेंगे तभी तो इसका मान मिलेगा। तो इसका मान निकालना तो हम किस किस भुजा को लेंगे? तब एक कौन लेंगे? CD को, और एक कौन लेंगे? BC को। कोई चीज अगर आप इसको लेंगे तभी कोई बात नहीं, इसका मान निकाल चुके हैं, लेकिन इसका मान निकला हुआ है ना, किस में निकला हुआ है? बटे में निकला हुआ है, तो इसे उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इससे हम आसान करने के लिए हम इसको लेते हैं। किसको? BC को। ये कि BC क्या है इस समकोण त्रिभुज में? आधार है। और ये क्या है इसका? कोण है। तो तुरंत आप ले लीजिए, कोण और आधार किस में आता है? कोण बटे आधार, चाहे आधार बटे कोण, कोण बटे आधार के, चाहे आधार बटे कोण। कॉस, कॉस से होता है ना, तो कॉस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉस। अब कितना आंसर है? 30 अंश दिया हुआ है, बराबर। अब यहाँ हो जाएगा आधार बटे कोण। आधार कितना है आपका? 8। कोण कितना है? CD। चाहे आधार कोण ऊपर आप लिख दिया आधार बटे कोण, चाहे सीधे डायरेक्ट मान लिख दीजिए, हमने मान रख दिया 8 बटे CD। अब देखिए cos 30 अंश का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2। आधार था कौड़ी में 3, कोण था 2। 30 अंश का जब बनाए थे त्रिभुज, तो अब बराबर हो गया आपका 8 बटे CD। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौड़ी में 3 गुणे CD बराबर 2 गुणे 8। तो CD बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 8, मतलब कितना हो गया? 16। इधर कौड़ी में 3 का गुणा है, CD इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब ये आपको मिल गया। अब पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर कौन कौन जोड़ेंगे? तो हमको क्या निकालना है? AB निकालना है ना हमको। AB, लेकिन AB बराबर क्या है? AD प्लस BD है ना, चाहे BD प्लस AD कह दीजिए। अब देखिए, अब इसको AD प्लस BD, AD का मान हमारा किसके बराबर है? AD का मान किसके बराबर है? तो यहाँ लिख दीजिए क्या? CD प्लस BD। अब मान रख दीजिए CD का मान कितना आया है? 16 बटे कड़ी में 3। और इसका मान कितना हुआ है? 8 बटे कड़ी में 3। दोनों का कड़ी क्या है बच्चों? दोनों का आधार क्या है? समान। अब कड़ी में 3 यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर अंश में अंश को जोड़ लेंगे, ना हो जाएगा 16 प्लस 8। 16 8 कितना हो जाएगा? 24 बटे कड़ी में 3। लेकिन यहाँ पर आपका आधार किसमें आया हुआ है? कड़ी में। आधार किसमें आया हुआ है? इसलिए क्या करेंगे? इसमें परिमेयकारी गुणा करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे हर का, ठीक है? तो परिमेयीकरण करेंगे तो जो कड़ी में, तो कड़ी हटेगा कैसे? हमारा परिमेय कैसे बनेगा? इसी में कड़ी 3 से क्या कर दें? गुणा कर दें। तो कड़ी 3 से नीचे भी जाएगा, कड़ी 3 से ऊपर भी जाएगा। कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा, मतलब कड़ी 3 का गुणा जब कड़ी 3 होगा, जब कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे, तो कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग होगा तो 3 कहाँ आ गया? बाहर। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका? 3। या ऊपर 24 से कड़ी 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 कड़ी में 3। 3 करने 3 बटे, इस प्रकार से आ जाएगा आपको 8 कड़ी 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? यस सर। तो इस प्रकार से क्या करना है? इस सवाल को लगा लेना है। फिर एक बार समझ लीजिए इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैसे किया गया है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पेड़ था, हमने पेड़ था और पेड़ आंधी आता है, टूट जाता है, और टूट करके जो उसका सिरा होता है, पेड़ का ऊपरी जो सिरा होता है, उगा करके जमीन से इसमें सटा हुआ रहता है, आके जमीन से ऊपरी वाला सिरा क्या हो जाता है? टच हो जाता है। कितने मीटर की दूरी पर? पेड़ के पाद से 8 मीटर की दूरी पर। तो वो कह रहा है कि बताया, और 30 अंश कोण बनाता है जमीन से, वो क्षैतिज से, ठीक है? तो कह रहा है कि बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। अब पेड़ की ऊंचाई को बताने के लिए हमने सोचा क्या कि यार पेड़ की ऊंचाई हमको बता दे। पेड़ की ऊंचाई तो हमारी ये भी है, ठीक है? पेड़ की ऊंचाई हमारी ये भी है, तो ए बी हमारा लंब अगर हम लेते हैं इसको, तो हमारा इसके साथ कोई कोण है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज पूरे ऊपर के साथ नहीं बन रहा है, नहीं। तो फिर सोचेंगे अच्छा कोई बात नहीं, जो इतना है वह टूट के यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब अगर हम इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा काम पूरा कर देगा इसके लिए। और इसका तो हम मान निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो समकोण बन ही रहा है, तो यहाँ से हम इसके साथ इसका मान, इसको साथ में लेके मान निकालेंगे इसका, फिर इसी के साथ में मान लेकर के इसका निकाल लेंगे। पर जब इसका और इसका मिलेगा तो ये वाला जो है इसके बराबर, तो इसको क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे, तो हमको पूरा मान क्या हो जाएगा?
समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इस वाले त्रिभुज को लिया, इसी समकोण त्रिभुज को डीबीसी बोले चाहे सीबीडी में हमने पहले लिया इसको लंब को, यहाँ 30 कोण यह मान रहा है तो इसलिए इसका ये सामने वाला लंब होगा, लंब को और लिया किसको लिया, आधार को। तो यहाँ से हमने लंब और आधार को लेकर के हमने मान निकाला tan, लंब आधार tan में आता है ना, तो उससे अनुपात हमने निकाला, बीडी का मान निकाल लिया, इसका मान आ गया हमारा 8 कणी में 3। फिर इसी त्रिभुज में फिर इसको साथ में लेकर के फिर इसका मान निकालिए हमने, ताकि 16 बटे कणी में 3। और फिर जब इसका भी मिल गया, इसका मिल गया, तो ये तो हमारा यहीं पर है, फिर लेकिन हमको आवश्यकता है इसकी, तो ये वाला जो है इसके बराबर है, इसलिए हमने इसके स्थान पर इसका नाम मान को क्या कर दिया, रख दिया। तो हमने जब इसका मान को इस पर रख दिया, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया मान रख करके। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? उसके बाद हमारा पूरा फाइनल हमको इतना 8.3 प्राप्त हो गया। समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन